हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है। क्वेश्चन, हाउ इज द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीन मॉडिफाइड फॉर कन्वीनियंस। यानी किस तरीके से जो आपका ट्रेडिशनल यूज है, ठीक है, पारंपरिक इस्तेमाल है किसका, आपकी विंड और वाटर एनर्जी, यानी आपकी वायु और जल ऊर्जा का जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसको किस तरीके से बदला गया है अपने कन्वीनियंस के लिए, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो बेसिकली जो आपके विंड मिल्स होते हैं, ठीक है, इनको बनाया गया है, यानी पवन चक्की बनाई गई है, जिससे जो आपकी पवन होती है, यानी जो आपकी हवा होती है, ठीक है, यानी जो आपकी पवन होती है, पवन ऊर्जा का यूज किया जा सके। ठीक है, यानी जो आपकी पवन चक्की होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही वायु जो होती है वो चलती है, यानी पवन चलती है, तो क्या होता है, जो आपकी पवन चक्की के जो ब्लेड होते हैं वो घूमने लगते हैं। तो जब वो घूमने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जैसे ही पवन चली तो जो आपकी पवन चक्की होती है उसकी जो ब्लेड होती है वो घूमने लगती है। तो जैसे वो घूमती है तो मैकेनिकल एनर्जी वो प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी वो उत्पन्न करती है। तो जो ये मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, इसको फिर क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर वो कन्वर्ट करती है, और फिर इस तरीके से आपका क्या होता है, जो आपकी विंड मिल होती है, पवन चक्की होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को उत्पन्न करने में हेल्प करती है, यानी मदद करती है। इसी तरीके से अगर हम पानी की बात करें, ठीक है, पानी आप जानते हैं, जब भी पानी को या जल को, किसी नदी का जल है, उसको जब एक हाइट से नीचे फेंका जाता है या फिर वो उसे फ्लो कराया जाता है, तो बड़ी ही स्पीड से, बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से वो, और जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उसके इन्फ्लुएंस में आके वो नीचे गिरती है, जिससे जो टरबाइन होते हैं उनको वो घुमा देती है, जिससे आपकी मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होती है, जो कि आपकी बाद में किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। यानी जो आपकी विंड एनर्जी है और वाटर एनर्जी है, यानी जो आपकी पवन ऊर्जा है, ठीक है, और जो आपकी जल ऊर्जा है, इसका जो यूज है, इसका जो उपयोग है, उसका अब हमने क्या किया है, अपनी कन्वीनियंस के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत उत्पन्न करवा रहे हैं या बिजली प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहला पॉइंट है आपका विंडमिल। विंडमिल फार्म्स आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी पवन चक्की के जो फार्म होते हैं उनको बनाया गया ताकि बिजली यानी जो विद्युत है उसको उत्पन्न किया जा सके, उसका प्रोडक्शन किया जा सके। सेकेंड है द ट्रेडिशनल यूज ऑफ एनर्जी ऑफ flowing water has been modified by establishing hydropower plant, यानी जो एनर्जी है, पारंपरिक जो ऊर्जा का उपयोग है, किसका, आपका जो जल है वो फ्लोइंग वाटर का, यानी जो आपका क्या है, जो आपका पानी है जो फ्लो कर रहा है, बह रहा है, उसको मॉडिफाई करके हाइड्रो पावर प्लांट बनाए गए। क्या बनाए गए, हाइड्रो पावर प्लांट, यानी जो आपके जल विद्युत केंद्र हैं उनको बनाया गया। एट हाइड्रो पावर प्लांट्स द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर और फ्लोइंग वाटर is trapped by using a water turbine and then made to drive
जनरेटर। यानी क्या किया जाता है इसमें, जो आपका पानी होता है, जल होता है, बहते हुए जल से या किसी गिरते हुए जल को टरबाइन में, वाटर टरबाइन होते हैं, ठीक है, पानी जो है पानी को टरबाइन में बहाया जाता है, जिससे पानी के प्रेशर से जो वो टरबाइन है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी गतिमान होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे जनरेटर्स को चलाया जाता है और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है यानी विद्युत है उसे उत्पन्न किया जाता है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका कुछ इस तरीके से, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन would be the best suited for use of solar cooker। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका अवतल दर्पण है, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा दर्पण, पहला देखा है अवतल दर्पण, दूसरा है आपका उत्तल दर्पण और तीसरा है आपका समतल दर्पण। इन तीनों में से कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका उपयोग हम सोलर कुकर बनाने में किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम सोलर कुकर की बात करें, ठीक है, सोलर कुकर की बात करें तो हम ये जानते हैं जो सोलर कुकर है उसमें जो कुकिंग होती है यानी जो खाना बनता है वो किसकी वजह से बनता है, आपकी सोलर एनर्जी यानी सूर्य की ऊर्जा जो होती है, यानी सनलाइट जो होती है। तो जब ये सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से चलती है तो हमें कुछ ऐसा दर्पण हमें इस पे लगाना पड़ेगा जो कि सूर्य की रोशनी को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे क्या करे, लेके आए, यानी एक छोटे से हिस्से तक या छोटे से क्षेत्र में सारी की सारी जो उस दर्पण पे प्रकाश की किरणें पड़ रही है उसे एक पॉइंट पे कन्वर्ज करे, एक छोटे से एरिया में, क्षेत्र में उन्हें कन्वर्ज करे। इसके लिए जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, यानी जो आपका अवतल दर्पण है उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका अवतल दर्पण होता है वो एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, यानी अभिसारी दर्पण होता है, यानी जितनी भी प्रकाश की किरणें उस दर्पण पे पड़ रही है वो एक पॉइंट पे या एक क्षेत्र में उन्हें कन्वर्ज कर देते हैं। इस कारण हम जो है आपका जो सोलर कुकर है उसमें हम क्या करते हैं, आपका कनकेव जो है मिरर इसका यूज करते हैं, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये इस कारण क्या होता है, जितनी भी सूर्य की किरणें या सूर्य का जो प्रकाश है वो जो आपके कॉनकेव मिरर यानी जो आपका अवतल दर्पण है उस पर पड़ रहा है, तो जब वो एक छोटे से एरिया में, क्षेत्र में वो पड़ता है तो क्या होता है, वो एक पॉइंट में बहुत ज़्यादा अपनी जो ऊर्जा है उसे डालता है, तो उस कंसंट्रेशन से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब जो आपका सोलर कुकर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है और खाना बन पाता है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अ कनकेव मिरर वुड बी बेस्ट सूटेड इन सोलर कुकर, यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है ये सबसे बेस्ट होता है किसके लिए, सोलर कुकर के लिए। सोलर कुकर के लिए क्यों होता है, बिकॉज इट फोकसेस द सनलाइट इन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ सोलर कुकर एंड अ हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड इन इट विच इज सफिशिएंट टू कुक द फूड। यानी जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वो सबसे ज़्यादा सूट किया जाता है या इसका यूज़ हम सोलर कुकर बनाने में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो सनलाइट है, सूर्य की जो प्रकाश है उसे एक छोटे से एरिया में, छोटे से क्षेत्र में क्या कर देता है, सोलर कुकर के छोटे से क्षेत्र में क्या कर देता है, फोकस करता है। क्या करता है, फोकस करता है, और जिससे क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, सोलर कुकर का टेम्परेचर हाई हो जाता है और खाना पक पाता है, यानी सोलर कुकर का तापमान बढ़ जाता है और खाना हमारा पक पाता है। इसीलिए किसका यूज़ किया जाता है, आपका
कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हमारे सोलर कुकर में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत है जो कि नॉन रिन्यूएबल है, यानी जो नवीनीकरण जिसका नहीं होता। ठीक है, तो आपको दिया गया है वुड, सन, फॉसिल फ्यूल एंड विंड। अगर हम विंड की बात करें, विंड यानी जो आपकी पवन होती है, अगर हम पवन की बात करें तो पवन बहती है और आपको हमेशा हर टाइम आपको ये अवेलेबल होती है, यानी अगर आप एक बार इसका यूज करते हैं तो दोबारा से आपको ये मिल पाती है। वुड की बात करें, लकड़ी की, तो लकड़ी भी आप अगर एक बार यूज कर देते हैं तो आपको फिर दोबारा मिल सकती है। सूर्य की बात करें तो सूर्य की यानी हम सन की एनर्जी यानी सूर्य का ऊष्मा प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो सूर्य है उससे हमें लगातार रोशनी प्रकाश मिलता रहता है, यानी ये भी हमें मिल सकती है, यानी एक बार अगर ख़त्म हो गया फिर ये हमें मिल सकता है। लेकिन जब हम फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म किसकी बात करते हैं, जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं, तो जो जीवाश्म ईंधन होता है, क्या होता है, जीवाश्म ईंधन जो होता है आपका, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो क्या है, अगर आप का जो फॉसिल फ्यूल आपने एक बार यूज़ कर लिया, एक बार उसका उपयोग कर लिया, वो ख़त्म हो गया, तो उसको बनने में मिलियंस यानी बहुत सैकड़ों साल, आपके मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियन साल आपको लग जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये आपका क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से है, एसिड रेन हैपन बिकॉज, यानी अम्ल वर्षा होती है, क्यों होती है आपको ये बताना है। आपसे पूछा गया है अम्ल वर्षा के कारण बताने हैं आपको कि क्यों होती है, रीजन। पहला ऑप्शन है सन हीट अप्स द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी सूर्य वायुमंडल का जो ऊपरी सतह है, क्या है, वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है उसको क्या कर देता है, गर्म कर देता है, क्या कर देता है, हीट कर देता है, गर्म कर देता है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर, यानी जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, वो बर्न होता है, वो जलता है, तो क्या होता है उससे, ऑक्साइड ऑफ कार्बन यानी कार्बन के ऑक्साइड निकलते हैं, किसके ऑक्साइड निकलते हैं, कार्बन के ऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, जो कि वायुमंडल में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन अमंग्स क्लाउड, यानी जो आपके इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस है, जो आपके क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, जब उनके बीच में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है यानी घर्षण होता है, तो क्या होता है, जब वो आपस में टकराते हैं तो उससे इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो आवेश हैं, ठीक है, वो उत्पन्न होते हैं, इसके कारण एसिड रेन होती है। या अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन एसिड, कि जो पृथ्वी का जो क्या है, वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल जो होता है उसमें क्या होता है, एसिड यानी अम्ल होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में आपका क्या होता है, अम्ल होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में आपका क्या होता है, अम्ल होता है। ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा की बात करें
तो जब भी जो आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है, जैसे आपके पेट्रोल है, गाड़ियों में आप पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, इन ईंधनों को, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है, इन कोल होते हैं, इनको जब आप बर्न करते हो, इनका जब आप दहन करते हो, तो कैसी गैसेस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरीके की गैसें निकलती, इस तरीके की गैसें उत्पन्न होती हैं। यानी आपके कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और आपका जो सल्फर है उसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। जब इसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गैसें होती हैं या पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, और ये हमारे वायुमंडल के साथ मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा करते हैं। तो यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। यानी जब भी जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो इससे क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में मिल जाते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज, यानी जो आपके तापीय विद्युत केंद्र होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें उनमें फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे, किसके तौर पे, ईंधन के तौर पे किसका उपयोग किया जाता है। पहला है वाटर यानी पानी का, दूसरा है यूरेनियम, ठीक है, तीसरा है आपका बायोमास, बायोमास, और चौथा है आपका फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन। अगर हम तापीय विद्युत केंद्र की बात करें तो मोस्टली अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो हमने पढ़ा है कि यहाँ कोयले से जो आपकी होती थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो जो आपका कोयला होता है वो एक जीवाश्म ईंधन में आता है। तो यानी कि जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो आपका फॉसिल फ्यूल होगा यानी जीवाश्म ईंधन होगा। यानी जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इनका उपयोग हम थर्मल पावर प्लांट यानी तापीय ऊर्जा केंद्रों में करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस तरीके से है, इन अ हाइड्रो पावर प्लांट, इन अ हाइड्रो पावर प्लांट यानी जल विद्युत केंद्रों में आपका पहला बोला गया है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि पानी में होती है, पानी में स्टोर होती है, वो उसे इलेक्ट्रिसिटी में यानी विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो स्टोर्ड वाटर होता है, पानी जो होता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसे पोटेंशियल एनर्जी में बदला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर, यानी बिजली को पानी से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी पानी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे पहले स्टीम यानी भाप में बदला जाता है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी यानी जो आपकी विद्युत ऊर्जा है, बिजली है, उसको उत्पन्न किया जाता है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, अगर हम इसका आंसर देखें तो हम ये जानते हैं हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं उनमें पानी को एक हाइट से नीचे फेंका जाता है, यानी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट की वजह से आपके जो पानी होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी आती है इसको क्या किया जाता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली में या विद्युत में बदला जाता है। यानी जो आपका आंसर है वो आपका ए है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है।
अब आपका जो अगला प्रश्न है वो आपका कुछ इस तरीके से है, विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का जो है अल्टीमेट स्रोत क्या है, यानी सबसे मेन जो स्रोत है, हर जितनी भी चीज़ें हैं उनका सबसे मेन स्रोत, अल्टीमेट स्रोत, यानी जिसकी वजह से ही ऊर्जा जो है हमारी प्लैनेट यानी हमारे ग्रह में है, उसका वो क्या है। पहला है आपका पानी यानी वाटर, या जिसे आप जल कहते हैं। दूसरा है सन यानी सूर्य। तीसरा है यूरानियम। चौथा है जीवाश्म ईंधन, जो आपका है जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल। तो जो अल्टीमेट सोर्स है ऊर्जा का इनमें से, तो वो क्या है आपका सूर्य है, सन है, क्योंकि जो आपका सूर्य है उसी की वजह से हमारे जो पृथ्वी है इसमें हर तरीके की ऊर्जा विद्यमान करती है, या हम कह सकते हैं कि मेन सोर्स जो है एनर्जी का, यानी मेन स्रोत जो है ऊर्जा का, वो क्या है, सूर्य है यानी सन है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका कुछ इस तरीके से है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, यानी जो आपकी बायोगैस होती है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, यानी मेनली आपको जो आपका बायोगैस होती है उसमें किस तरीके की कौन सी गैस मिलती है या कौन सी गैस उत्पन्न होती है। पहला है मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बायोगैस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बायोगैस की बात करते हैं, तो जो बायोगैस होती है वो क्या होती है, आपके जो आपका बायो वेस्ट होता है, ठीक है, जैसे कि आपका गोबर हो गया, या जो किचन के छिलके, जो किचन से निकलने वाला वेस्ट है, जैसे छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके वगैरह, इन सबको एक साथ मिक्स करके आपकी क्या बनाई जाती है, बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाई जाती है। तो इसका जो मेन स्रोत होता है, या इसका जो मेन आप कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है, जो इसका क्या है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है, मेन स्रोत इसका बायो जो आपके वेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सब्जियों के छिलके, आपके गोबर जो होता है, गाय का गोबर होता है, इस तरीके के जो होते हैं ये इसका मेन जो होते हैं सोर्स होते हैं, इनसे इसे बनाया जाता है। तो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी इसका जो मेन पार्ट है वो क्या है, आपकी मीथेन गैस है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी मीथेन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, द मेजर प्रॉब्लम हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज हाउ टू, यानी जो आपकी नाभिकीय ऊर्जा है इसकी जो मेजर प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो इसमें परेशानी है इसकी, वो क्या है, स्प्लिट न्यूक्लियाई, यानी जो न्यूक्लियाई होता है वो टूट जाता है। सस्टेन द रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन होती है वो रह जाती है। डिस्पोज ऑफ स्पेंड फ्यूल सेफली, तो यानी कि जो फ्यूल है, ईंधन है, उसको ख़त्म करना क्या होता है, जो आपका ख़त्म करने में, यानी साफ तरीके से, अच्छे तरीके से उसको ख़त्म करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका बेसिकली क्या है, आपका ऑप्शन सी, यानी डिस्पोज ऑफ स्पेंड फ्यूल सेफली। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आज आपको क्वेश्चन समझाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो मैंने आपको इसमें मेन बातें बताई वो भी आपको समझ में आ गई होंगी और आपने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।